So, hello guys. Today's video about इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस भेज रहा है लोगों को जिन्होंने आईटीआर अभी रिसेंटली फाइल किए उन लोगों को। तो कुछ मेरे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे नोटिस आए हैं और उसमें से जो रीजन है, एक्चुअली मैं रीजंस मैंने यहाँ पे एडोक बेसिस पे लिया है कि मेरे को लगता है कि शायद इन बेसिस पे उनको रीजन आ भी रहा है और ज्यादातर जो नोटिस मेरे क्लाइंट्स को आए हैं वो इन्हीं बेसिस पे ही आए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे रीजन को लिस्ट कर दिया है और जो जितने भी नोटिस मेरे वाले क्लाइंट्स को जो आए हैं, जो एसएससीज को आए हैं, वो इनसे ही रिलेटेड है। तो पहला जो यहाँ पे है नॉन रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर आप इनकम को रिपोर्ट ही नहीं करते हो, कोई इनकम आपकी ईआईएस या टीआईएस या 26 में दिखा रहा है, या फिर आपके कोई गेन्स हैं, कैपिटल गेन्स वगैरह हैं, अगर आप वो नहीं दिखा रहे हो तो वो नॉन रिपोर्टिंग आ जाता है। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपने दिखाया तो है उस सोर्स का इनकम, लेकिन उस सोर्स का इनकम आपका कम दिखा रहा है, जितना आपको इनकम हो रहा है उससे अगर आप कम दिखा रहे हैं तो वो अंडर रिपोर्टिंग हो गया। तो इस बेसिस पे नोटिस आता है। लेकिन ये जो नोटिस आता है वो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली सीपीसी ही करता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है बेंगलोर में, वही आपको भेजता है। जो सेकंड वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ओवर क्लेमिंग टीडीएस। Actually, first 2 points are not a mutual exclusive, they are deeply related with each other. Overclaiming TDS is a link with first point also. Okay, so here's the point. So overclaiming कब होता है? Overclaiming तभी हो सकता है अगर कोई इनकम आपकी दिख रही है किसी 26 ईयर्स में और उसके रिगार्डिंग जो टीडीएस आ रहा है वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट मेरा आता है, वो बोल रहा है कि मेरे को एक सैलरी जो दिख रही है, उसका एक्चुअली में 3 जगह से उसकी सैलरी बन रही थी, 3 कंपनी से। तो वहां बोल रहा है कि एक जो सैलरी दिख रही है यहाँ पे, वो सैलरी एक्चुअली में उसने कभी रिसीव ही नहीं की। मतलब कंपनी ने सिर्फ टीडीएस काट दिया और उन्होंने खर्चा वहाँ पे अपने आप में एक्सपेंस दिखा दिया है, लेकिन टीडीएस काट के और यहाँ पे 26 में शो कर दिए, लेकिन उसको कभी सैलरी रिसीव नहीं हुई। तो बोल रहा है कि मेरे को ये इनकम नहीं दिखानी है, अगर कोई नोटिस आता है तो वो उसको फेस कर लेगा। तो जो उसके कोरेस्पॉन्डिंग टीडीएस था, उस सैलरी के कोरेस्पॉन्डिंग जो टीडीएस थे, हमने वहां पर उस एंट्री को भी वहां से हटा दिया, ताकि इन फ्यूचर कोई नोटिस अगर आता है तो उसे बचा जाए, ओवर उसको पास कर दिया जाए, ओवर पास कर दिया जाए। सो यहाँ पे इन्होंने किया, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि लोग इनकम तो हटा देते हैं लेकिन टीडीएस की जो एंट्री है वो यहाँ से हटाते नहीं है, तो उस वजह से ओवर क्लेमिंग ऑफ टीडीएस आता है। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई वन पॉइंट हियर, कि अगर आप कोई सैलरी या कोई इनकम अगर आप हटा रहे हो 26 में जो दिख रहा है, फिर भी आप उसे शो नहीं कर रहे हो, उस केस में सीपीसी से नोटिस फिर भी आएगा, लेकिन वहां पे आपके पास एक वैलिड पॉइंट रहेगा कि यू आर नॉट रिसीविंग दैट इनकम, सो व्हाई डू यू नीड टू शो दैट। तो वहां पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट ये तो आप करें कि अगर कोई इनकम अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो उसका टीडीएस भी वहां से उसी एंट्री को हटा लें, ताकि ओवर क्लेमिंग नहीं है, बाद में आपको टीडीएस आपको अमाउंट टैक्स का अमाउंट पे ना करना पड़े, और उसके कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपको वहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना होता है कई बार। थर्ड पॉइंट है, डिडक्शन डज नॉट मैच विद फॉर्म 16। ओके, फॉर्म 16 से आपका डिडक्शन मैच नहीं कर रहा। मेरे जो क्लाइंट को नोटिस आया है वो नोटिस इसी बेसिस पे आए हैं, ज्यादातर क्लाइंट्स को इसी बेसिस पे आया है। एक जो क्लाइंट था, उसका फॉर्म 16 में, फॉर्म 16 में एचआरए का जो एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 1014, वो उन्होंने क्लेम नहीं कर रखा था फॉर्म 16 में। और ये जो समस्या थी वो एचआर के, मतलब जो कंपनी के एंड पे थी, इनका कोई वो फॉल्ट नहीं था उसमें। तो हमने जब आईटीआर फाइल की तो उसके अंदर एचआर का एग्जामिनेशन क्लेम कर लिया। अब हुआ ये कि जो नोटिस आ रहा है वहां से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो एक्चुअल में जो नोटिस आ रहा है वो सीपीसी से नहीं आ रहा, वो डिपार्टमेंट से ही नोटिस आ रहा है सीधा। तो बोल रहे हैं कि या तो आपको इस केस में दो ऑप्शन है, कि या तो आप अपना आईटीआर को रिवाइज कर ले, मतलब कि जो एग्जामिशन जो आपने क्लेम किया उसे विड्रॉ कर ले, जो फॉर्म 16 से मैच कर जाए पूरा। लेकिन दूसरा ये केस ये है कि इस नोटिस का आप रिप्लाई भी कर सकते हैं ई प्रोसीडिंग सेक्शन में जाकर के। इनकम टैक्स पोर्टल डिपार्टमेंट में ये सेक्शन आता है, वहां पे जाके आप इस नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं कि यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन क्लेम, यू आर एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1014, लाइक दैट। सो आप इस हेड के अंदर भी आपको यहाँ पे एक नोटिस आ सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज कि आपका इनकम है लेकिन आपने उसको इतना कम कर दिया कि आप उसे 5 लाख से नीचे लेके आए, so that you are just bypass the income tax and you're claiming the rebate under section 87A,
तो जब आपको पता ही है, जब 5 लाख से इनकम इनकम आपका कम हो जाता है तो आपको एक रिबेट मिलती है, जिसमें आपका पूरा टैक्स रिबेट के अंदर ही निकल जाता है। आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, इवन तो आपको यहाँ पे टीडीएस का रिफंड बन जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट, सेक्शन 234 एबीसी। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो एसएससी के एंड पे नहीं है, ये एक्चुअली मेरे को लग रहा है सीपीसीसी के एंड पे ही है। जो बेंगलोर से जब आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है वो उसी एंड से है। वो लोग, हो सकता है कंप्यूटर कुछ रॉन्ग कैलकुलेट कर रहा है, इस वजह से कुछ लोगों पे इसके नोटिस भी आ रहे हैं। द सिक्स पॉइंट इज, एक्सपेंस डज नॉट मैच विद इनकम। आपकी सैलरी या फिर आपकी जो इनकम है वो पूरे साल भर की 10 लाख है, और 10 लाख का ही आप क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल भर में। यू नो दैट जब आप क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट पेमेंट करते हो, तो एआईएस जो अपना एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट आता है, उसके अंदर वो एक नीचे एक पॉइंट आता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो जो 10 लाख से ऊपर हो चुका है, तो वो दिखाता है वहाँ पे। तो बेसिकली अगर आपके एक्सपेंस आपके इनकम से ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपकी स्क्रूटनी में आ सकता है नोटिस। सीपीसी से तो नहीं आएगा, लेकिन स्क्रूटनी से नोटिस जरूर आ जाएगा। तो इस पूरे का मैं स्क्रीनशॉट आप या तो ले लो, या फिर मैं इसको एक पोस्ट बना करके इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, तो वहां पर मैं रेगुलर अपडेट करता रहूंगा वीडियोस के बारे में भी, और कुछ अगर आपको समस्या होगी तो मेरे को डीएम भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।